नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को डिटेल में कवर करेंगे। साथियों, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे जो वीडियो बनने वाली है इसे हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला हिस्सा, पहला पार्ट आज कवर करेंगे और इसका दूसरा हिस्सा हम कल कवर करेंगे। पहले हिस्से में हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे और बाकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको हम कल कवर करेंगे, अगले वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे। साथियों, इस एक्ट के पीछे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं। उसको अगर हम समझ लेते हैं तो इस एक्ट को समझना भी आसान हो जाएगा। इस एक्ट के प्रोविज़न्स को हम उस हिस्टोरिकल इवेंट से, उस ऐतिहासिक घटनाओं से हम जोड़ सकेंगे। साथियों, इस एक्ट के पहले जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है जिसका असर इस एक्ट पे पड़ा और इस एक्ट के सभी प्रोविज़न्स में हमें देखने को मिलता है, वो क्या था? वो ये था कि साथियों, आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था 1914 में और एंड हुआ था 1918 में। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1939 में और एंड हुआ था 1945 में, जापान पे एटम बम गिरने के बाद। लेकिन साथियों, और आपको पता भी होगा कि जापान में कितनी त्रासदी मची उस एटम बम गिरने के बाद। जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था एक तरह से, लेकिन फिर जापान ने अपने आप को रीइमर्ज किया, रीबिल्ड किया और आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो काफ़ी कुछ सीखने को है जापान से। खैर, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। तो वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 में वर्ल्ड वॉर जो 1 हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स भी, ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था और हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को फुल सपोर्ट दे रहे थे, इस उम्मीद में कि ब्रिटिशर्स कुछ हमारे लिए करेंगे। हमने एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रख ली थी ब्रिटिशर से। फिर उसके बाद ये था कि जब उम्मीद थी तो हमारी क्या क्या डिमांड्स होंगी ब्रिटिशर्स से इन रिटर्न ऑफ आवर सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 टू ब्रिटिशर्स। तो हमें वो चीज़ें तय करनी थी। तो उन चीज़ों को तय करने के लिए हुआ क्या कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, उन दोनों ग्रुप्स ने, उन दोनों पार्टियों ने एक तरह से ज्वाइंट सेशन किया। ज्वाइंट सेशन में कुछ ये तय हुआ कि हमारी क्या क्या डिमांड्स होंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जिससे हम स्पेशली जो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, हमारा स्वराज हो, बहुत सारी डिमांड उसमें चल रही थी। तो अब क्या हुआ कि हमने तो तय कर दिया कि हमें क्या क्या चाहिए। अब ब्रिटिशर्स की बारी थी। तो अगस्त में लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, जिसमें सारी चीज़ें ज्वाइंट सेशन में सारी बातें तय कर दी जाती है कि हमें क्या क्या डिमांड्स हैं ब्रिटिशर से। फिर जस्ट नेक्स्ट ईयर 1960 के बाद 1917 में, 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन होता है, जिसमें उस समय के नए नए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एडविन मोंटेगो, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है या ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में ग्रेजुअली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए इंडियंस के लिए। तो इससे वो इंडियंस को थोड़ा सा और ट्रस्ट में लेने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं या आपको इन रिटर्न कुछ दे रहे हैं जो आपने सपोर्ट किया। तो फिर क्या हुआ साथियों कि अगस्त डिक्लेरेशन के बाद 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन होता है और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ जाता है। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में आता है वो
फोर्स में आता है। इनैक्ट तो 1919 में हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल मतलब इन फोर्स में आता है 1921 में। तो अब क्या है कि साथियों, जब जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, तो इसमें जो है इस एक्ट की एक जो इम्पोर्टेंट ख़ास बात है, अब हम इसके फीचर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो इस एक्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस एक्ट में प्रियम्बल आया था। उस प्रियम्बल में ये कहा गया था कि इंडिया को एक इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी ग्रेजुअली, और लेकिन वो इंडिया जो होगा वो इंटीग्रल पार्ट रहेगा ब्रिटिश एम्पायर का। मतलब वो ये तो चाहते थे कि इंडियंस अपनी गवर्नमेंट बनाए, लेकिन वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रह करके बनाए, ये उनका था। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें मोंटेगू जो है उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम के, करंट टाइम के। तो अब हम इसके पहले फीचर की बात करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर इसका ये है कि इसमें जो है प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया, मतलब डिमार्केट कर दिया गया कि कौन से प्रोविंशियल सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से सेंट्रल सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि सेंट्रल कंट्रोल को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया, सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया गया कि आप भाई इस लिस्ट में एक प्रोविंशियल लिस्ट हो गई, एक यूनियन लिस्ट हो गई, या सेंट्रल लिस्ट हो गई। तो सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर उस पर लॉ बनाएगी, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे, प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। तो ये चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन सेंट्रल कंट्रोल को अभी भी बनाए रखा गया, उसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया था प्रोविंस से। तो ये इसका पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जैसे सेंट्रल सब्जेक्ट था और प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में। एक हो गया ट्रांसफर्ड, एक हो गया रिजर्व्ड। तो ट्रांसफर्ड, अब ये ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था और रिजर्व सब्जेक्ट क्या था, इसे देखते हैं साथियों। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो उसमें क्या होता था कि जो गवर्नर है, तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसफर सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी उस पर विषय होंगे, उस पर जिससे रिलेटेड लॉ बनाना है, उसमें जो गवर्नर होगा उसके साथ साथ जो मिनिस्टर्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कौन सी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, जो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो उनके साथ मिलकर के उन सब्जेक्ट पर अगर वो लॉ बनाते हैं तो वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में आएगा। मतलब गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल से और जो मिनिस्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, वो मिलकर जब लॉ बनाएंगे, जिस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंडर में आएगा। और अब बात करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट पे। तो रिजर्व सब्जेक्ट में जो गवर्नर है, प्रोविंस के जो गवर्नर है, और जो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं लेजिस्लेचर को लेकर के, लेजिस्लेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसमें क्या, जो रिजर्व सब्जेक्ट में जो गवर्नर हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, ऐसे मेंबर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को, तो वो जब मिल करके जिस सब्जेक्ट पे लॉ बनाते हैं उसे रिजर्व सब्जेक्ट कहा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। नहीं तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके थोड़ा सा देख सकते हैं, दोबारा पॉज करके। तो अब ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था। इसी बिंदु में, इसी इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो ये स्कीम आई थी, मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट को जो दो सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक था ट्रांसफर, दूसरा था रिजर्व। इस स्कीम को इस जो डुअल स्कीम थी प्रोविंशियल लेवल पे, उसको डायरार्की कहा गया। डायरार्की का मतलब डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसे क्या बोला गया, डायरार्की।
इसे डुअल गवर्नमेंट कहा गया। तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था। अब तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात, तीसरी और इस पार्ट 1 के आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो इसमें एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बाईकैमरलिज्म आ चुका था। इस एक्ट में कहा गया था कि अब बाईकैमरल हो जाएगा इंडियन लेजिस्लेचर जो है, और डायरेक्ट इलेक्शन भी इसमें, इस डायरेक्ट इलेक्शन का भी प्रोविज़न दे दिया गया था। इसका क्या मतलब है साथियों, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं, वो बाईकैमरल हो गई। बाईकैमरल का मतलब अब इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस आ गया। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आज हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, उसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। तो ये बाईकैमरलिज्म आ गया, द्विसदनात्मक जिसे बोलते हैं। तो अब जो पार्लियामेंट है वो दो पार्ट में हो गई, दो हाउस उसके हो गए, एक थे अपर हाउस, दूसरे लोअर हाउस। तो ये अपर हाउस को आप समझ चुके हैं कि मैंने क्या बताया अभी। अब इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, तीसरे बिंदु के अंदर ही है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन थे। इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो थे उनके डायरेक्ट इलेक्शन, अब जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो ये इसका तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु था। इसी के साथ हमने पार्ट 1 के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बैकग्राउंड और 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिटेल में कवर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले पार्ट में, पार्ट 2 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को हम कल पब्लिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और if you like this video, like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon to get updates from this channel. and आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। टिल देन, टेक केयर। थैंक यू।